हेलो गाइस, वेलकम। दिस इज घनश्याम हियर एंड वंस अगेन शुरुआत करेंगे आज आर्थिक समीक्षा की। तो आर्थिक समीक्षा पर हम लगातार चर्चा करते रहे हैं, हमारे काफी पार्ट्स पूरे हो गए हैं और आज पार्ट 31 जो है उसको समझेंगे, उस पर कुछ जानकारी लेने का हम प्रयास करेंगे। दोस्तों, इस दौरान महत्वपूर्ण रूप से हम पवन ऊर्जा के बारे में बात करेंगे, हमारी जो जैविक ऊर्जा है उसके बारे में बात करेंगे और इसके साथ साथ राज्य में सड़क, रेलवे और दूरसंचार को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए अंत तक मेरे साथ, क्योंकि आज की कक्षा अपने आप में बहुत है खास। चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं पहले पवन ऊर्जा कार्यक्रम के बारे में। सबसे पहला टॉपिक हमारा पवन ऊर्जा। तो पिछली कक्षा में सौर ऊर्जा को बताते समय मैंने आपको ये चीज क्लियर की थी कि जो राजस्थान है वहां पर पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भी जो है सरकार लगातार नई पॉलिसीज जारी कर रही है और इसी क्रम में हाल ही में सरकार ने एक और नई पॉलिसी जारी की है जिसको बोलते हैं राजस्थान विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी। क्या नाम है? राजस्थान विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी 2019। तो ये पॉलिसी जो है 18 दिसंबर 2019 को हमारी जो पहले वाली पॉलिसी हमने देखी थी, जो सोलर एनर्जी पॉलिसी थी, उसी के साथ जारी की गई। अभी हम बात करें तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी जो है उसने राज्य में एक क्षमता को देखा है और अगर 120 किलोमीटर ऊंचाई पर चलने वाली पवनों की हम बात करें तो उसके आधार पर राज्य में कुल मिलाकर के 1,27,750 मेगावाट, इट मींस लगभग 125 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन की क्षमता वर्तमान में हमारे पास हो सकती है। तो ये संभावनाएं हैं जो हमारे यहाँ हो सकती है। दिसंबर 2019 तक कुल 4,310 कितना है? 4,310 मेगावाट जो है ऊर्जा का उत्पादन संयंत्र जो है राजस्थान में स्थापित किए जा चुके हैं। तो पिछली बार ये 4600 मेगावाट था, सॉरी 4300 ही था, 4600 तो अभी हमारा सौर ऊर्जा का हुआ है। तो 4300 मेगावाट की क्षमता का संयंत्र हमारे यहाँ पर अभी स्थापित है। अच्छा, जो हमारी विंड एनर्जी पॉलिसी है इसके अंतर्गत आपके जो है 2 गीगावाट और प्लस 2 गीगावाट, ठीक है, ये दो लक्ष्य रखे गए हैं। ये 2 गीगावाट तो राज्य में ही जो है खरीद हमारी जो कंपनियों को करनी पड़ती है, डिस्कॉम्स को, उनके लिए है और ये 2 गीगावाट बाहरी राज्यों को वितरण करने के लिए। तो कुल मिलाकर के 4 गीगावाट। तो अभी 4,310 मेगावाट है, मतलब ये भी लगभग 4 गीगावाट है। तो सीधा सीधा 2024-25 तक दोगुना करने का लक्ष्य हमारे यहाँ पर पवन ऊर्जा के अंतर्गत रखा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की। तो अगला है जैविक द्रव्य ऊर्जा या बायोमास ऊर्जा। आप सभी ने काफी सुना है इसके बारे में, ठीक है। तो बायोमास का प्रयोग करके इस ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। दोस्तों, इसको बायोगैस ना समझे, बिकॉज द बायोगैस एक अलग टर्म है, ठीक है। बायोगैस गोबर से बनती है। बायोगैस जो है गोबर और हमारा जो अपशिष्ट निकलता है उससे बनाई जाने वाली ऊर्जा है, लेकिन जिस ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं वो है बायोमास ऊर्जा, ठीक है। और बायोमास ऊर्जा को बनाने के लिए हमें सरसों की तूड़ी और जूली फ्लोरा, इस तरह के तत्वों की जरूरत पड़ती है। तो इसमें डायरेक्टली इन तत्वों को जो है सरसों की तूड़ी हो गई, जूली फ्लोरा क्या है? विलायती बबूल। हमारे यहाँ जो विलायती बबूल होता है उसी को जूली फ्लोरा के नाम से जाना जाता है। तो इनका प्रयोग इसके अंतर्गत किया जाता है। तो बायोमास व्यापक ऊर्जा का स्रोत है, स्वच्छ है क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई अतिरिक्त जो है अपशिष्ट नहीं निकलते हैं और पर्यावरण में प्रदूषण भी नहीं फैलता। जैसा कि आपको अन्य स्रोत जैसे कोयला और इनसे जरूरत पड़ती है, तो उनमें क्या होता है कि दहन के माध्यम से ऊर्जा भी हानि होती है और इसके साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण भी होता है। तो राज्य में जो है विभिन्न जिलों में सरसों के डंठल, चावल की भूसी और जूली फ्लोरा जैसे जो कृषि अपशिष्ट है उनका प्रयोग करने के लिए 2019-20 से 20-21 के लिए शुल्क निर्धारण करने हेतु एक राजस्थान विनियामक आयोग बनाया गया था और उस आयोग ने जो है इसके लिए पूरा का पूरा स्वतंत्र एजेंसी से अध्ययन करवाया है। अभी की बात करें तो दिसंबर 2019 तक राज्य में 120 मेगावाट की स्थापना हमारी ऑलरेडी है और 18.8 मेगावाट क्षमता के 3 ऊर्जा संयंत्र निष्पादन के अधीन है, अर्थात इनका निष्पादन करने का प्रयास किया जा रहा है, इनको चालू करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इनके चालू होने के बाद में ये क्षमता बढ़कर के 140 मेगावाट हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले एनर्जी के प्रकार की। तो उससे पहले ये प्रकार तो हमारे पूरे हो गए, ज्यादातर नवीकरणीय ऊर्जा में हम 3 ही पढ़ते हैं, बायोमास, पवन ऊर्जा और सोलर ऊर्जा। अब बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण की। यहां से क्या प्रश्न आएगा?
यहाँ से दो चीजें प्रश्न पूछी जा सकती है। एक तो आपके ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, ठीक है, तो 14 दिसंबर को राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह जो है सरकार के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो ये पुरस्कार समारोह जो है इसके अंतर्गत काफी लोगों को जो है, जिसमें आपके बहुत से उद्योग हो गए, सरकारी भवन हो गए, अस्पताल हो गए, ऊर्जा प्रबंधक हो गए, व्यक्तिगत हो गया, संस्थागत हो गया, इस तरह से अलग अलग कैटेगरी में बहुत सारे पुरस्कार जो हैं वो इसमें दिए जाते हैं। इसके बाद में दोस्तों ऊर्जा संरक्षण के लिए इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2009 में की गई थी राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है जो कि लोगों के बीच में अवेयरनेस भी फैलाता है कि कैसे उनको ऊर्जा का संरक्षण करना चाहिए। तो ये डेट आप याद रखना, 14 दिसंबर राज्य ऊर्जा संरक्षण जो है उसके लिए पुरस्कार इस दिन दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब बात करेंगे हम सड़क तंत्र की, ठीक है। सड़क तंत्र को समझने का हम प्रयास करेंगे कि सड़क तंत्र हमारे यहाँ पर कितना है, क्या है, और उसमें जो भी हमारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो 1949 में हमारे कितनी सड़कें थी ये हम देख लेते हैं। राजस्थान तो सड़कों के हिसाब से बहुत पिछड़ा हुआ है, क्योंकि जहां पर राष्ट्रीय स्तर पर सड़क घनत्व 143.08 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है, वहीं पर राज्य की अगर मैं बात करूं तो सड़क घनत्व अभी तक मात्र 77.21 है, ठीक है। और जब 1949 में हम आजाद हुए तब 13,000 किलोमीटर की सड़कें हमारे यहाँ पर थी, और अभी की अगर मैं बात करूं तो ये 2,64,244 हो गई है। तो ये एक बदलाव यहाँ पर देखने को हमको मिला है, ये एक सकारात्मक बदलाव है, और लगातार राज्य के बहुत से छोटे छोटे गाँव ढाणियां सड़क से जुड़ते जा रहे हैं। चलिए, तो सड़क विकास के लिए सरकार क्या काम कर रही है वो हम देख लेते हैं, और अभी तक कितना कुछ सरकार ने किया है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा डिटेल आपके पास है जिसे आप समझ सकते हैं। तो मैं आपको इस पर पूरा ब्यौरा आपको दे देता हूँ कि क्या कुछ इसमें आपके लिए है। तो 5 तरह की सड़कें हैं जो आपको जाननी है। पहले आपके राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, दूसरे राज्य, तीसरे मुख्य जिला सड़क, चौथा अन्य, और पांचवा ग्रामीण सड़क। अब इन कैटेगरीज को आपको अलग अलग भाग में बांटना पड़ता है, ठीक है। तो ये जिला सड़कें एक साथ आप ले सकते हो 3 और 4 को। यहां पर देखिए, सबसे पहले जो सबसे ज्यादा मात्रा में सड़कें हमारे हैं वो कौन सी है, 1,75,933 पहले नंबर पे आपकी ग्रामीण सड़कें हैं, ठीक है। तो क्रम में भी पूछ लिया जाता है कि क्रम में जमाइए ऊपर नीचे इस तरह से। तो पहले नंबर पे आपकी कौन सी है, ग्रामीण सड़क है। इसके बाद में दूसरे नंबर पे आने वाला जो आपका है वो है जिला सड़कें। जिला सड़कें सेकंड नंबर पे आपकी होगी, चाहे वो दोनों को मिलाकर के मिक्स में ही हम बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद में तीसरे नंबर पे आएगी आपकी कौन सी, जो आपके राज्य राजमार्ग है वो, और चौथे नंबर पे आपके राष्ट्रीय राजमार्ग। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 10,000 किलोमीटर के करीब है, राज्य राजमार्ग 15,000 किलोमीटर के करीब है, ठीक है। और जो जिला सड़कें है वो 60,000 किलोमीटर के करीब है, और 2.25 लाख के करीब जो है ग्रामीण सड़क। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं करीब करीब क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे कारण है दोस्तों। ये करीब बोलने से क्या होता है ना, चीजें याद हो जाती है। एक्चुअल फिगर आप याद नहीं कर पाओगे, लेकिन आप याद कर लो 2.25 लाख, वही ग्रामीण सड़कें 2.25 लाख है, 10,000 किलोमीटर के करीब हमारी। तो वो क्या ना, ऑप्शन जब आपको मिलेंगे तो आप आसानी से उसका उत्तर दे पाओगे, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, कैटेगरीज है 4, डामर, मेटल, ग्रेवल और मौसमी। इनके भी क्रम आप देख लो। सबसे ज्यादा जो सड़कें हमारे मिलती है वो है डामर की सड़कें। तो कुल मिलाकर के 2,13,000 किलोमीटर आपकी डामर की सड़कें हैं, ठीक है। मेटल की सड़कों की बात करें, सेकंड नंबर पे देखें तो ग्रेवल की सड़कें। ग्रेवल क्या होती है, ग्रेवल जो आपने देखा होगा ना, सीसी रोड बनाते हैं, कंक्रीट वाली रोड, उनको ग्रेवल की सड़कें बोलते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आपकी मेटल सड़कें आती है, और चौथे नंबर पे आपकी तीसरे नंबर पे आपकी मौसमी सड़कें, और चौथे नंबर पे आपकी मेटल की सड़कें। तो मौसमी सड़कें आपने गाँव में भी देखी होगी, छोटी मोटी बहुत सी सड़कें होती है जिनमें से लोग पगडंडियों के रूप में उनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो है हमारा वर्गीकरण है, जिस वर्गीकरण के अंतर्गत अलग अलग आबादी वाले जो गांव हैं उनका प्रतिशत दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपके जो आबादी है वो है 1,000 व अधिक, 1,000 और उससे अधिक आबादी वाले 99% गाँव, कितने 99% गाँव जो है वो जुड़ चुके हैं। तो 99.89% गांव आपके 1,000 से ज्यादा वाली आबादी वाले सड़कों से जुड़ चुके हैं। सेकंड नंबर पे आता है आपका 500 से 1,000। 500 से 1,000 की मैं बात करूं तो कुल मिलाकर के 99.27% जुड़ चुके हैं। इसी तरह से 250 से 500 वाले जितने भी गांव हैं जिनमें आबादी, तो वो 97.51 है। 100 से 250 वाले 50 से 0.61 है। अब देखो रीजन क्या रहा,
क्योंकि जो 250 किलोमीटर है, 250 से लेकर के 500 आबादी, तो 250 मिनिमम है आपके प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में। तो जो गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में आ गए वो तो सारे जुड़ गए, और उनके अलावा जो रह गए ना वो फिर रह ही गए, तो इसीलिए इनका प्रतिशत कम है। तो कुल मिलाकर के अगर बात करें तो 90% गांव जो है हमारे वर्तमान में सड़कों से जुड़ चुके हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। ये जानकारी सारी 31 मार्च 2019 तक की है। तो नेक्स्ट जब भी डेटा आएगा तो हम इसको अपडेट कर लेंगे। आई होप सभी का क्लियर हो गया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और जानते हैं। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों सार्वजनिक निजी सहभागिता के बारे में। क्यों? क्योंकि भाई अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको पढ़ाऊंगा राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना। आप बोलोगे सर इसमें तो आप बहुत से शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, पीपीपी हो गया, वीजीएफ हो गया, तो ये क्या है? यह है सार्वजनिक निजी सहभागिता, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ध्यान दीजिए मेरे शब्दों पर मैं क्या बोल रहा हूं, जानना बहुत जरूरी है, शब्दों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सरकार के पास धन नहीं है, सरकार के पास कार्यकुशलता नहीं है, ठीक है। अब सरकार को जरूरत है डेवलपमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तो देश का विकास होगा, तो हमारे उद्योग धंधे बढ़ेंगे और हमारी कृषिगत जो डिलीवरीज हैं वो हो पाएंगी। इसके लिए सरकार क्या करती है? सरकार ने बोला ठीक है हम अकेले काम नहीं कर सकते, निजी क्षेत्र को बुलाओ, आइए निजी क्षेत्र हमारे साथ जुड़िए, ठीक है, और हमारे साथ मिलकर एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर काम करो। तुम लाभ कमाओ, हम सामाजिक सरोकार पूरे करते हैं, हम हमारे दायित्व निभाते हैं, तुम लाभ कमाओ, दोनों मिलकर के काम करें, ताकि निजी जो कंपनियां हैं उनका अनुभव, क्योंकि निजी क्षेत्र में काम ज्यादा बेहतर तरीके से होते हैं, आप सभी जानते हैं, ठीक है, और सार्वजनिक क्षेत्र का प्रशासन दोनों मिलकर काम करें। तो इसके अंतर्गत सरकार और निजी कंपनियां मिलकर काम करती हैं। सरकारी क्षेत्र जहां आपके प्रशासन को देखता है, ठीक है, सरकारी क्षेत्र किसको देखता है? प्रशासन को। वहीं पर निजी क्षेत्र इसे लागू करने का काम करता है। तो सरकारी क्षेत्र योजनाएं बना करके और दे देता है, निजी क्षेत्र उसको लागू करने का काम करता है। यह है आपके सार्वजनिक निजी सहभागिता। कोई डरने की जरूरत नहीं है, आपका आरएस मेंस का एक टॉपिक भी है बहुत बड़ा ये, ठीक है, इकोनॉमी में। आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई कि सार्वजनिक निजी सहभागिता क्या है। एक समान संरचना, समान उद्देश्य और विशिष्ट प्रदर्शन संकेतक, जिनके आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो ढंग से काम कर रहा है, वो बेईमानी तो नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपको एक और शब्द समझना है जिसको बोलते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग। क्या बोलते हैं? वायबिलिटी गैप फंडिंग। वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होता है ये हम जान लेते हैं। और वायबिलिटी गैप फंडिंग, गैप को फंड करना। वायबिलिटी मतलब होता है कि जो नुकसान होने वाला है। अब क्या होता है, मान लीजिए आपने किसी एक कंपनी को बोला कि ठीक है तुम पीपीपी मोड पे हमारे साथ आ जाओ, तो वीजीएफ शब्द हमेशा पीपीपी मोड के साथ काम करता है, ठीक है। वीजीएफ शब्द हमेशा पीपीपी मोड के साथ काम करता है। क्या है कि कंपनी आई, कंपनी ने एक रोड बनाना शुरू कर दिया, कंपनी ने रोड बना दिया। कंपनी के सामने कुछ समस्या है। क्या? कंपनी अगर अपना टोल टैक्स जो वसूल रही है लंबे टाइम तक वो वसूलेगी, पैसा तो वहीं से आएगा ना, सरकार ने तो कुछ दिया ही नहीं, सरकार ने तो योजना बना के दे दी, बोल दिया पैसा वसूल लो। कंपनी अगर ज्यादा वसूलती है, मान लो कंपनी ज्यादा पैसा वसूलती है, तो कोई रोड पर नहीं आएगा, ठीक है, कंपनी का नुकसान हो गया। कंपनी अगर कम वसूलती है तो कंपनी का घाटा हो गया। दोनों ही चीजें देखते हुए अब कंपनियां मुंह कतराएंगी कि यार नहीं हमें तो नहीं करना ये काम। ऐसे में सरकार ने बोला ठीक है तुम्हारी समस्या का हम समाधान करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली तुम जनता से पैसा वसूल करके इससे बना रहे हो, तो हमने तो कोई योगदान नहीं दिया, तो हम योगदान करते हैं। तो सरकार क्या करेगी? सरकार गैप को फंड कर देगी। जो गैप आपके यहां पर आ रहा है ना बीच में, उस गैप को फंडिंग करने का काम सरकार करेगी। तो आपकी जितनी भी राष्ट्रीय राजमार्ग, हवाई अड्डे, शहरी परिवहन और बंदरगाह जैसी बड़ी बड़ी योजनाएं जो है उनको वीजीएफ अवेलेबल कराया जाता है, और अधिकतर मामलों में ये योजना का 20% होता है। तो एक कैप्टिव मनी के कैप्टिव फंडिंग के रूप में ये दिया जाता है। शुरुआत में जब वो निर्माण कर रहे होते हैं उसी टाइम ये उनको दिया जाता है, और टुकड़ों टुकड़ों में इसको दिया जाता है ताकि इनको जो है जो घाटा होने वाला है कंपनियों को उसकी भरपाई की जा सके। शुरुआत कब हुई? सरकार ने 25 जुलाई 2005 को सार्वजनिक निजी सहभागिता के मॉडल पर बनने वाले ढांचागत क्षेत्र के जितने भी जो निर्माण है, परियोजनाएं हैं, उनको व्यावहारिक रूप से लागू करने के लिए, व्यावसायिक दृष्टि से व्यावहारिक बनाने के लिए इस योजना को शुरू किया। तो आई होप आपका VGF क्लियर है। ये वजीफा नहीं है जो कि मध्यकाल में दिया जाता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करते हैं हमारी राजस्थान राज्य विकास राजमार्ग विकास परियोजना के बारे में।
ये क्या फफूंद है, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना। चलिए समझते हैं और जानते हैं क्या है। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। इसमें आप किताब में देखोगे ना अजीब सा दिखेगा आपको, सर इतना सारा लंबा चौड़ा कैसे याद करें। याद रखो कि राजस्थान सरकार ने एक अधिनियम पारित किया 2014 में। हमारी पहली नीति कब आई? 1994 में। तो पहली हमारी नीति आई 1994 में। दूसरी नीति कब आई? 2002 में। दूसरी हमारी नीति जो सड़क नीति है वो आई 2002 में। अब बहुत समय हो चुका था, नई सरकार आई, कौन सी? वसुंधरा राजे जी की। आते ही बोला नहीं नहीं हमें डेवलपमेंट करना है, हमें बड़े बड़े हाईवेज बनाने। चलो ठीक है, 2014 में बोला आ जाओ एक बनाते हैं अधिनियम। सबको बुलाया, बैठक हुई, विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ और राजस्थान राजमार्ग अधिनियम 2014 पारित हो गया। 8 मई 2015 से लागू हो गया। इसके लिए एक राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी गठित की गई। तो सीधा सीधा राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना है और ये इसका केंद्र से कोई लेना देना नहीं है, ये राज्य राजमार्गों के विकास के लिए, ना कि राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए। राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास कौन करता है? NHAI। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया का काम है किसका काम करना? राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास करना। राजस्थान के राज्य राजमार्गों का विकास करना राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी का काम है। तो यहां से एक बदलाव देखा गया और अब एक समस्या सामने आ गई, पैसा कहां से लाएं? तो पहले उद्देश्य देख लो क्या करना था इसमें राज्य राजमार्ग जो थे उनका विकास करना था। तो जितने भी हमारे राज्य राजमार्ग हैं और जो जिला सड़कें हैं, ठीक है, सेकंड और थर्ड कैटेगरी, मैंने बताया था आपको 15,000 किलोमीटर के करीब हमारी क्या है? राज्य राजमार्ग। और 2.25 लाख क्या है? हमारी ग्रामीण सड़कें, ठीक है। और 60,000 के करीब क्या है? हमारी जिला सड़कें। तो 60,000 किलोमीटर जिला सड़कें जो है उनमें से, और जो हमारी 15,000 किलोमीटर जो राज्य राजमार्ग है उनमें से कुल मिलाकर के 20,000 किलोमीटर राज्य राजमार्गों का विकास करने की बात इसमें कही गई। नए भी तो बनाने ना, पुराने प्लस नए, 15,000 तो वो और 5,000 कुछ नए, इनका विकास करने के लिए इसके अंतर्गत 2 चरणों में 2 लेन अथवा विद्यमान लेन के काम पूरे करने हैं। तो कम से कम 2 लेन का तो ही ऐसा इसमें प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। तो राजस्थान राज्य अधिनियम 2014 लागू हो गया और इस योजना को शुरू कर दिया। ये तो लक्ष्य हो गया। पैसा कहां से लाएं? पैसा नहीं है। पैसा लाने के 2 तरीके हैं। पहला वायबिलिटी गैप फंडिंग, सरकार पैसा दे। सरकार के पास पैसा का है। शुरुआत हुई तो सरकार ने बोला ठीक है शुरुआत में तो हम देंगे ही, तब तक जुगाड़ करते हैं, कहीं से लोन ले लेंगे, ठीक है। तो सरकार ने सबसे पहले बोला कि सार्वजनिक निजी सहभागिता वायबिलिटी गैप फंडिंग के तहत 3 सड़कों का निर्माण तो शुरू करो। 312 करोड़ रुपए सरकार के पास थे, सरकार ने दिए। अब सरकार को कितने देने थे? 60 करोड़। भाई 312 करोड़ का 20% तो 60 करोड़ हुआ ना। तो 3 सड़क जो है 104 किलोमीटर की सरकार ने, भाई शुरुआत हुई है तो धीरे धीरे फंड आता रहेगा, अभी इसका काम तो शुरू करो, सरकार ने कर दिया। इसके बाद में बारी आई दूसरे की, जो था चरण 1 एशियाई विकास बैंक के साथ। 2 बैंक पार्टिसिपेट करेंगे दोस्तों, एशियाई विकास बैंक और दूसरा आपका विश्व बैंक। एशियाई विकास बैंक कितने? टोटल एशियाई विकास बैंक जो है आपके 2300 किलोमीटर की सड़कों के विकास के लिए पैसा देगा, ठीक है। जबकि जो आपका विश्व बैंक है वो भी कुछ मात्रा में सड़कों का विकास करवाएगा। तो पहला जो है यहां पर आप देख सकते हैं चरण 1 एशियाई विकास बैंक का जो है पीपीपी मोड पर है। 745 किलोमीटर की 12 सड़कें 1932 करोड़ दे दिए, ठीक है। फिर इन्होंने ईपीसी के अंतर्गत, देखो पीपीपी में परचेजिंग पावर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो होती है, पीपीपी का मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी भी होता है। तो इसके आधार पर हमारी क्या बनाई जाती है? जो आय है ना उसको गिना जाता है, किसी भी देश की जो नेशनल इनकम है या जीडीपी जो है उसको गिना जाता है, ठीक है। तो पहला चरण एशियाई विकास बैंक ने पीपीपी मोड पर लिया, दूसरा चरण ईपीसी पर। ईपीसी क्या होता है? इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट कंस्ट्रक्शन। क्या? इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट कंस्ट्रक्शन। मतलब इंजीनियरिंग कीजिए, आप डिजाइन कीजिए, प्रोजेक्ट बनाइए, सारा सब कुछ करके सबमिट कीजिए। प्रोक्यूरमेंट कीजिए, आप ही खरीदोगे, आप ही सामान लाओगे, बिड लगाओगे, सारे काम आप ही करोगे। कंस्ट्रक्शन कीजिए, आप ही बनाओगे। मतलब पीपीपी में योजना बना करके सरकार देती है, बाकी काम जो है कंपनी करती है। ईपीसी में इंजीनियरिंग से लेकर के कंस्ट्रक्शन से लेकर के प्रोक्यूरमेंट, ये सारे काम प्राइवेट कंपनी करती है। ये अंतर थे, तो पीपीपी और ईपीसी 2 तरह के चरणों के लिए कुल मिलाकर 12 सड़क और 16 सड़क, तो 745 और 233, ये लगभग 1000 किलोमीटर के करीब सड़कें पहले चरण में एशियाई विकास बैंक के सहयोग से बनी। लगभग आप देख करके चलो ये कितना हो गया? 3200 करोड़ रुपए इसमें दीजिए दोनों मिलाकर के, ठीक है। चलो 3200 नहीं है, हाँ ये है 19 और 5 24, 2500 करोड़ रुपए के करीब कुछ पैसा इसमें दिया।
इसके बाद में विश्व बैंक जो है, सॉरी चरण 2 आया एशियाई विकास बैंक का, इसमें भी पीपीपी ईपीसी मोड पर ही आगे काम बढ़ेगा। इसमें भी 6 सड़कें ली गई और 474 किलोमीटर 1238 करोड़। और लास्ट में चरण 2 में विश्व बैंक से पैसा लिया गया 327 किलोमीटर के लिए 1000 करोड़ के करीब 969 करोड़ रुपए। ठीक है, यह है आपकी राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास योजना। तो राज्य सड़कों, जिला सड़कों के उन्नयन के लिए सरकार द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है, अधिनियम पारित किया गया है, स्टेट हाईवे अथॉरिटी का गठन किया गया है और इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। आई होप आप सभी को ये चीज बिल्कुल क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। भाई साहब, रोडवेज के बारे में तो बात करनी पड़ेगी ना। 1 अक्टूबर 1964 को इसकी स्थापना हुई, स्थापना इसकी की गई। ठीक है, और उसके बाद से लगातार ये काम कर रही है। राजस्थान सड़क परिवहन अधिनियम एक पारित किया गया था 1950 में, उसके अधीन वर्तमान में 4710 खुद की बसें हैं और बहुत सी निजी बसें भी इसमें ली गई है। ठीक है, तो खुद की और निजी दोनों मिलाकर के 4700 बसें हैं। प्रतिदिन 2005 मार्गों पर 15 लाख किलोमीटर की दूरी ये बसें तय करती है। अभी नहीं करती है, अभी कोरोना है। ठीक है, बंद है अभी, ये पहले की बातें हैं। चलो, तो ये परिवहन यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है। 8.5 लाख यात्री इसमें परिवहन डेली करते हैं। तो ये हमारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जो राजस्थान में सरकारी यातायात व्यवस्था जो पूरे स्टेट में होती है, स्टेट से बाहर के राज्यों में तक होती है, उसको चलाने का काम करता है। बहुत घाटे में है, तनख्वाह के भी लाने पड़ते हैं। चलो, कुछ सोचना मत कि यहाँ जाना है। ठीक है, चलिए, पर नौकरी कोई सी भी मिले कर लेना, क्योंकि नौकरी मिलने के बाद टेंशन नहीं है। आगे आता है रेलवे के 2 मंडल हमारे यहाँ पर है। ठीक है, 2 जोन, एक तो उत्तर पश्चिमी रेलवे तो पूरा हमारे यहीं पर है। ठीक है, इसमें 4 डिवीजन हमारे सीधे सीधे हैं और 1 डिवीजन हमारा जो है कहां का है, पश्चिम मध्य रेलवे का। ठीक है, पश्चिम मध्य रेलवे का है। तो 5 जोन है, इसमें कोटा आता है। यहाँ पर हमारे 4 है, जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर। ठीक है, तो ये 5 हमारे टोटल डिवीजन है जो रेलवे के अंतर्गत काम कर रहे हैं। कुल लंबाई 2016 में कितनी थी, 5893 और मार्च 2018 के अंत तक 5929 किलोमीटर हो गई है। तो कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, थोड़ी सी नई लाइन बनी है। टोंक जिले में तो आज तक भी नहीं आई बेचारा, मेरा खुद का जिला इसलिए बोल रहा हूँ। और भारतीय रेल मार्ग की जो कुल लंबाई है 68,442, उसका 8.66% है। तो 8.5% जो कुल हिस्सा है राष्ट्रीय स्तर का, उसका 8.66% जो है हमारे राज्य में है। ठीक है, इतना सा ये, ज्यादा नहीं पढ़ना। नेक्स्ट आता है आपका डाक एवं दूरसंचार। डाक एवं दूरसंचार में भी आपको केवल नंबर से याद करने हैं। तो कुल डाकघर 10,311 और टेलीकॉम उपभोक्ताओं की संख्या 64 लाख। 64 लाख नहीं, 6.5 करोड़, क्योंकि 64 मिलियन है, तो मिलियन को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 6.5 करोड़ यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो ये चित्र में आपको दिख रहा होगा अच्छी तरह से। ये क्यों दिया है मैंने, क्योंकि क्या होता है कई बार तुलनात्मक देखना पड़ता है। तो 18 से 19 में 1 डाकघर बढ़ा है। ठीक है, अगर ग्रामीण शहरी की बात करें तो ग्रामीण में 2 बड़े हैं, शहरी में 1 कम हुआ है। टेलीकॉम उपभोक्ता 64.77 लाख है। टेलीकॉम घनत्व की भी बात की जाती है, तो टेलीकॉम घनत्व की अगर मैं बात करूं तो राज्य का जो टेलीकॉम घनत्व है ना, वो 88 से लेकर के 91 के बीच में रहता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, कभी ग्राहक बढ़ जाते हैं, कभी ग्राहक कम हो जाते हैं। तो ये था दोस्तों आज की हमारी कक्षा, जिसमें हमने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ जाना। इसके अलावा जुड़िए हमारे साथ में RS जंक्शन की एप्लीकेशन पर। ऐसा ही उत्कृष्ट मैटर जो आसानी से चलते फिरते समझोगे, PDF भी मिलेगी। ठीक है, डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे, जैसे जब चाहो आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो। लाइव क्लास में आप बात कर पाओगे। ठीक है, वहां पर अन्य छात्रों के साथ कंपीट कर पाओगे। RS परीक्षा के लिए आपको बहुत से नोट्स मिलेंगे, इसके साथ साथ पेपर असाइनमेंट्स मिलेंगे, जहां पर आप RS की मेंस की राइटिंग कर सकोगे। तो RS का आर्ट एंड कल्चर का कोर्स हमारा चल रहा है, आज ही ज्वाइन करो। टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कीजिए ऐप और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।